हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है भाई, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। ये राजीव शर्मा, योर मुर्शिद और मेंटर एट ट्रांजिशन ऑनलाइन क्लासेस। तो शुरू करते हैं भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से पहले ये जान लो कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स क्यों जरूरी है ना। मतलब हमारे में डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम बात करें अमीबा की बात करें, अगर हम लोग अमीबा की, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब, अमीबा की, है ना। तो अमीबा कैसे रेस्पिरेशन करता है, देखो भाई, अगर हम लोग अमीबा को लेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर हम लोग अमीबा ले लें, कुछ भी बना दो अमीबा बन गया, ठीक है। अगर हम लोग अमीबा को ले लें, क्या ले लें, अमोइबा, क्या ले लें, अमोइबा। तो उसमें क्या होता है, अमोइबा O2 लेता है, CO2 देता है, O2 लेता है, CO2 देता है, बाय जनरल बॉडी सरफेस, बाय जनरल बॉडी सरफेस। O2 लेता है, CO2 देता है, सिर्फ एक ही जनरल बॉडी सरफेस से O2 लेता है, CO2 देता है। ऐसा कौन करता है, अमीबा। कौन करता है, अमीबा, ठीक है। तो ऐसा भाई साहब अमीबा करता है। तो क्यों नहीं हमारे में भी ऐसी होता कि एक सेल O2 ले, फिर बगल वाली सेल को O2 दे दे, फिर बगल वाली सेल से O2 तीसरी सेल पे पहुंच जाए, फिर चौथी सेल पे पहुंच जाए। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमारे में डिफ्यूजन इनसफिशिएंट प्रोसेस क्यों है, हमारे में डिफ्यूजन से काम क्यों नहीं चलता। तो उसका रीजन है, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, स्लो। अगर हमारी एक सेल दूसरी सेल को O2 देगी, फिर तीसरी को O2 देगी, फिर चौथी को O2 देगी, फिर पांचवी को O2 देगी, तो ऐसे करते करते, ध्यान से देखो, चौथी को O2 देगी, पांचवी को O2 देगी, तो ऐसे करते करते 3 साल लग जाएंगे। अगर यहां से ऑक्सीजन गई है सिर से, सुनो, सिर से अगर ऑक्सीजन गई है तो पैरों तक पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 3 साल। कितने, 3 साल। तो हमारे में डिफ्यूजन के द्वारा CO2 O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस। तो फिर हमारे में क्या चाहिए, तो फिर हमें चाहिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या चाहिए हमें, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो याद रखना हमारे में डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो याद रखना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होता है, और एक सेल दूसरे सेल के संग, सारी सेलें कांटेक्ट में भी नहीं होती इन्वायरमेंट में। जैसे हमारी स्किन की सेल तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, लेकिन अंदर की सेलें तो नहीं है ना, इसलिए, ठीक है। तो डिफ्यूजन हमारे में इनसफिशिएंट प्रोसेस है, इनसफिशिएंट प्रोसेस है। डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस है, इनसफिशिएंट प्रोसेस है। अब हम लोग ये देखते हैं इसमें कि डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इसमें किस किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो देखो अमीबा, अभी मैंने बताया अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम ये भी सिंगल सेल है, इसमें जनरल बॉडी सरफेस से होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक सेल क्या होती है, O2 लेती है, दूसरे को देती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसमें तो होता है डिफ्यूजन से। दूसरा फिश, क्रोकोडाइल्स, प्रॉन, टैडपोल, इनमें गिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनकी हम चर्चा डिस्क्राइब में बाद में करेंगे। गिल्स होते हैं इनमें, क्या होते हैं इनमें, गिल्स। क्या होते हैं इनमें, गिल्स, ठीक है। अर्थवॉर्म और लीच, इनमें जनरल बॉडी सरफेस से होता है रेस्पिरेशन। किससे होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है रेस्पिरेशन, ठीक है ना। जैसे कि अमीबा वगैरह इनमें होता है। मॉस्किटो, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, इन सब में ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स होता है। हमने 9th में पढ़ा था मॉस्किटो के बारे में, याद है ना। मॉस्किटो में क्या होता है, मॉस्किटो में स्पाइरिकल्स होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं। मान लो मैं मच्छर हूँ, मान लो मैं कौन हूँ, मच्छर, तो यहाँ पे मेरे छोटे छोटे छेद होंगे। छोटा सा मच्छर होता है, इतनी स्टडी कर ली इंसान ने, अपनी खुद की कर नहीं पाया। तो मान लो मैं मच्छर हूँ, मोटा मच्छर, तो यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे। क्या होंगे, छोटे छोटे छेद। तो इनसे अपन O2 लेंगे, कपालभाति नहीं कर रहा मैं, ध्यान से देखो, इनसे अपन O2 लेंगे। अपन मच्छर है ना, मतलब अभी मान लो मेरे को मच्छर, तो यहाँ पे अपन O2 लेंगे, तो ये O2 इनसे, इन छेदों से अंदर पहुंचेगा, इन छेदों से अंदर पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पर जो ट्रैक्यूलर सिस्टम होगा उससे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब यहाँ से O2 जाएगा, फिर यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैक्यूलर सिस्टम्स होंगे, उनके पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मच्छर में भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना तो है ही, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरिकल्स। ये छोटे छोटे छेद होते हैं स्पाइरिकल्स, और अंदर वो नलियां होती है ना जिससे O2 जा रहा है, वो क्या है, ट्रैकी, ठीक है। इसके अलावा जो बिच्छू में होता है बुकलंग्स। तो सब में अलग अलग सिस्टम होते हैं, सब में रेस्पिरेशन के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं।
ठीक है, लेकिन हमारे में लंग्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन। किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू। अभी हम देखेंगे अपने में, ठीक है। ओके, फिर हम बात करें नेक्स्ट। चलो भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस, तो किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेसेस की क्या मुख्य कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका सरफेस एरिया काफी बड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा O2 CO2 हम ले सके। ठीक है, सरफेस एरिया काफी बड़ा होना चाहिए। भाई मान के चलो इतना बड़ा शरीर है मेरा, तो यहां से ऑक्सीजन घुस रही है, यहां से 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 घुस रही है, सब जगह से ऑक्सीजन घुस रही है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन घुस जाएगी ना मेरे अंदर। मान लो मैं मच्छर हूं तो और अगर मान के चलो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म देखें अपन, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म देखें, क्या देखें? कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, और वो मान लो उसका सरफेस एरिया बड़ा नहीं है, तो फिर उसमें कम ऑक्सीजन एंटर करेगी। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, O2 ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। हम अपने लंग्स में बात करेंगे इसे एल्वेलाई में, ठीक है ना, इस बात को थोड़ा और। फिर दूसरा, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर होना चाहिए। भाई जहां जो भी चीज इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, तभी तो बॉडी के अंदर जाएगी ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जाएगी क्या बेटा? तो ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, सरफेस ऐसे कांटेक्ट में होना चाहिए, सरफेस फाइन होनी चाहिए, डेलिकेट होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं अपने लंग्स से बात करते हैं, अपन लंग्स से समझते हैं। देखो जैसे हम लोग सांस लेते हैं, नाक नहीं सूट रहा, सांस ले रहा हूं, तो ये सांस लेते हैं, ये सांस यहां से गई, फेफड़ों में गई, कहां गई? फेफड़ों में, लंग्स में, और आखिरी में एल्वेलाई में गई। एल्वेलाई, कौन सी विलाई? एल्वेलाई। ये अपन एल्वेलाई बना रहे हैं, ठीक, ये एल्वेलाई बना रहे हैं अपन, ठीक है। क्या बना रहे हैं भाई साहब? बोलते नहीं हो यार, क्या बना रहे हैं हम लोग? एल्वेलाई। क्या बना रहे हैं? एल्वेलाई। बोलो, एल्वेलाई। हाँ, तो ये मान लो हमारे लंग्स में पहुंची, लंग्स का एक आखिरी पार्ट होता है एल्वेलाई, ये मान लो लंग्स ही है, लंग्स का भाग है अपने, ठीक है, ये हमारे अंदर के फेफड़ों का एक छोटा सा हिस्सा है। अब इसके आसपास बीवी होती है। अरे बीवी मतलब ब्लड वेसल, भूल जाते हो, ब्लड वेसल होती है। इसके आसपास क्या होती है? बीवी। बीवी मतलब बोले तो ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब समझना, सबसे पहले तो लंग्स का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा O2 हमारी ब्लड में जा पाएगी। बीवी में क्या बहता है? खून। बीवी में क्या होता है? खून। तो ज्यादा से ज्यादा O2 को अगर यहां से यहां भेजना है तो इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होना चाहिए ना। इसका ही सरफेस एरिया इतना सा है, तो काय का O2 जाएगा? तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या कि सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात क्या? ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जब O2 लेते हैं तो CO2 तो जरा सी होती है, 21% एटमॉस्फेयर में O2 है, CO2 तो जरा सी है, ठीक है। तीसरी बात, सरफेस फाइन, डेलिकेट और मॉइस्ट होनी चाहिए। हाँ भाई साहब, मॉइस्ट होनी चाहिए। ये जो सरफेस होती है ना, ये वाली सरफेस, ये सरफेस, ये मॉइस्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन रात O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। दिन रात किसका ट्रांसपोर्ट होगा? O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। और अगर O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट दिन रात होगा तो ये तो जगह सूख के पापड़ बन जाएगी, फट जाएगी। भाई मॉइस्ट होना जरूरी ना, गीला गीला, नहीं तो सूख जाएगी वो जगह। O2 CO2 की वजह से, गैसेस ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या हो जाएगी? वो सूख जाएगी। तो ये मॉइस्ट होनी चाहिए जगह। तो क्या तुम जानते हो ये मॉइस्ट कैसे होती है, ह्यूमन में कैसे होती है? क्या तुम जानते हो ये बात? नहीं पता। देखो बेटा, जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले, जब वो माँ के गर्भ में 60वें महीने में होता है, 6 महीने हो जाते हैं, तब उसके यहां पर लंग्स में एक सेल होती है, उसका नाम होता है क्लारा सेल। क्या नाम होता है? क्लारा सेल। कौन सी सेल? क्लारा सेल। यहां पे एक सेल होती है, इसे क्या बोलते हैं अपन? क्लारा सेल। क्या बोलते हैं? और उससे एक चीज निकलती है, उसे बोलते हैं सरफेक्टेंट। सरफेक्सल नहीं, सरफेक्टेंट। क्या बोलते हैं उसे? सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट, ठीक है। और ये सरफेक्टेंट जो होता है, ऑयली नेचर होता है इसका, और ये इस जगह को हमेशा मॉइस्ट बनाए रखता है। इसका मतलब जब बच्चा पैदा होता है तभी उसमें एक चीज निकल जाती है, सरफेक्टेंट, उससे पहले ही, पैदा होने से पहले ही, जिससे वो हमेशा क्या बना रहता है? उसकी लंग्स मॉइस्ट बनी रहती है, जिससे वो सूख के पापड़ होके फट ना जाए, ठीक है। तो बच्चा माँ के गर्भ में कितने महीने रहता है? 9 महीने रहता है। कितने रहता है? 9 महीने। तो माँ के गर्भ में जब वो 9 महीने रहता है, उसके बाद उसका जब जन्म होता है तो 6th मंथ में, कौन से मंथ में? 6, 9 में से कौन से मंथ में? 6th मंथ में, लगभग 6 है ना, कभी 5 6, मतलब उसके आसपास है, सरफेक्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है?
सरफेक्टेंट। अब ये सरफेक्टेंट क्या करता है, इस जगह को गीला गीला रखता है। तो इसका मतलब किसी बच्चे का अगर जल्दी जन्म हो गया, 6वें महीने में हो गया, तो क्या उसके फेफड़े बन पाएंगे अच्छी तरह? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसके में क्या नहीं होगा, सरफेक्टेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सरफेक्टेंट नहीं होगा। और अगर सरफेक्टेंट नहीं होगा, तुम सुन नहीं रहे यार, तुम सुनो यार, तो उसके में सरफेक्टेंट नहीं होगा, और सरफेक्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये जगह तो गीली रह जाएगी ना, ओ सॉरी सूखी रह जाएगी ना, तो पापड़ बन के फट जाएगी। तो इसलिए जो प्री मैच्योर बेबीज होती है, जिनका जन्म से पहले ही जन्म हो जाता है, जो पहले ही 9 महीने से पहले इनका जन्म हो जाता है, 6वें 5वें महीने में उनकी तुरंत मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं तुरंत ही। क्यों? क्योंकि उनके में क्या नहीं बन पाता, सरफेक्टेंट, जिससे वो जगह गीली नहीं रह पाती। तो इस जगह का गीला होना जरूरी है, मॉइस्ट होना इसका जरूरी है। समझ में आई बात? अगली बात, रेस्पिरेटरी सरफेसेस के आसपास ब्लड होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई होना चाहिए। देखो ब्लड सप्लाई है हमारे में, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि सांस हम ले सकें और निकाल सकें। तो हम नाक से ले लेते हैं और नाक से निकाल दें, नाक निकल गई सॉरी, तो ये नाक से ले लेते हैं और नाक निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं इसमें, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, पहले इसको रब कर देते हैं। तो रेस्पिरेटरी सरफेसेस की हमने खासियत देखी कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस में क्या क्या खासियत होनी चाहिए। ओके, ये ऊपर दिख नहीं रहा होगा क्या लिखा है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम लोग टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं, और जो एक्वेटिक यानी कि मछलियां वगैरह, उसमें किसको ज्यादा फायदा होता है, मतलब किसको बढ़िया मजा आता है, कौन मजे में है सांस लेने के हिसाब से, कौन ज्यादा फास्ट ब्रीदर करता है, मतलब ये सब बताना है आपको। तो देखो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक कौन सा होता है, मछली, पानी में रहने वाली मछली, जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, घर में रखो सड़ जाएगी, नाक में बदबू आ जाएगी, उठा के फेंको काट खाएगी। चलो, तो अगर हम बोले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, कहां से लेते हैं ऑक्सीजन को, पानी से। और कहां से लेंगे, बाहर तो निकलेगी नहीं मछली, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, पानी से लेती है। कहां से लेती है भाई साहब, पानी से। और जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, सुन रहे हो ध्यान से, पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है उसका अमाउंट कम होता है, उसका अमाउंट कम होता है, ठीक है। मतलब पूरे पानी में सिर्फ 1% ऑक्सीजन होता है। कितना होता है, 1%। कितना, 1%। जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है, 21%। तो हम लोगों को तो ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है, मछली को ऑक्सीजन कम मिल रहा है। तो बेचारी मछली तो ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में नहीं है, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में नहीं है। सुनो भाई साहब, मछली तो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में नहीं है क्या? मछली को क्यों मिल रहा है ऑक्सीजन कम? क्योंकि पानी से ले रही है वो ऑक्सीजन, उस पानी में कम डिसॉल्व होता है। तो क्या है, तो मछली को क्या करना पड़ता है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले ले। जैसे हमने एक बार में खींच ली ऑक्सीजन, मछली लगी है, मिल नहीं पाया। क्यों नहीं मिल पाया उसको? क्योंकि और पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग रेट कम होती है और एक्वेटिक की ब्रीदिंग रेट ज्यादा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे हम लोग। किसके बारे में देखेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक से शुरू करेंगे और फिर हम लोग अंत तक पहुंचेंगे, कहां तक हमें जाना है वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है लल्लू। तो देखो भाई, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, नाक तो पता ही होगी तुम्हें, ठीक है। नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और डायफ्राम, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आती है नाक। तो नाक है तुम्हें, दो तरह के नाक होती है, एक नाक होती है, एक नाक के अंदर से नाक आती है, वो नहीं, मैं इस नाक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अपन नाक को सामने से देखते हैं। तुम सोच रहे हो कि क्या तंबू सा बना रहे हैं, लेकिन ये नाक है जी, नाक बना दी मैंने। क्या बना दी मैंने, नाक। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, आगे के छेद, ठीक है। कितने छेद होते हैं, 2, ठीक है ना, नाक में छेद, ठीक। फिर नाक में क्या होता है, यहां पर म्यूकस होता है, म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। और बाल भी निकले होते हैं, कुछ लोग अंकल देखना उनके बाहर निकले आते हैं बाल, ठीक है ना, वो नाऊ काटता है फिर,
बहुत निकल आया तेरा बार बार। जी क्या करते हैं, जब बाल और ये म्यूकस होता है, ये क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंट में गंदगी भी होती है, इन्वायरमेंट में क्या होती है, गंदगी भी होती है, तो ये गंदगी को ट्रैप कर लेते हैं, गंदगी अंदर नहीं जा पाती, गंदगी इसकी वजह से अंदर नहीं जा पाती। ये एक तो ये चिपचिपा, और फिर ये रोक रहा है, तो ये सब रोक लेता है, गंदगी अंदर नहीं जा पाती, ज्यादा भर जाती है फिर हम नाक से निकाल लेते हैं। वैसे गोली बनाते हो तुम लोग, बनाते तो जो बोई 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 बस बस, तो कोई जो गोली बनाते हो तुम लोग, वो चिपचिपा मजा आता है उसमें, तो जो म्यूकस की वजह से ही आता है, गोल गोल गोली सी बनती है कि नहीं, तो उसी की वजह से होता है। ओके भाई साहब, तो हमारी नेजल हेयर्स और म्यूकस का क्या काम है, गंदगी को ट्रैप करना, ये याद रखना। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलो, नाक में उंगली डाल ली अपन ने, फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटरनल एयर्स की बात करते हैं अपन। यहां से अंदर चली जाती नाक, मैं सामने से दिखा रहा हूं मैं। नाक के बीच में सेप्टा होता है जो दो भागों में बांट लेता है नाक को, ठीक है। जो हमारी नाक होती है, सुन नहीं रहे तुम यार, तुम लोग सुनते नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारी नाक होती है, नाक वो हमें एयर कंडीशनड हवा देती है। कैसे? सर्दी का मौसम हो मान लो, कौन सा मौसम हो, सर्दी का, सुन रहे यार, सर्दी का मौसम हो मान लो, तो नाक में ठंडी हवा नहीं जानी चाहिए, तो नाक क्या करती है, नाक के आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बहुत फास्ट हो जाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा तो यहाँ गरम गरम हो जाएगा, पूरे नाक लाल हो जाती है ना, सर्दियों में नाक कैसे हो जाती है, लाल, तो यहाँ पे पूरी जगह लाल हो जाती है, और ये जो यहाँ से हवा जाती है नाक से, वो गर्म हो जाती है, तो सर्दी में हमें गर्म हवा मिलती है, सर्दी में हमें गर्म हवा मिलती है। अच्छा, गर्मियों में अब ठंडी हवा जानी चाहिए, तो गर्मियों में आता है पसीना, क्या आता है, पसीना, और जब वो पसीना सूखता है तो हमें ठंडा ठंडा लगता है ना, तो उससे क्या होता है कि फिर से ठंडी हवा जाती है, तो गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्म, एसी बन गया। तो नाक हमारा छोटा सा एसी है, जो एसी लगाया आपके यहाँ, ठीक। तो बहुत सारे काम है नाक के, एक तो एयर कंडीशनड हवा भेजना, प्योर करके भेजना, बिल्कुल एसी भी है और प्यूरीफायर भी है, सब कुछ है नाक। अच्छा, नाक के बीच में एक सेप्टा भी होता है, देखो बीच में से सेप्टा है ना, इसे बोलते हैं नेजल सेप्टा, है ना। जो बॉक्सर लोग होते हैं वो हटवा देते हैं अपना, नहीं सामने वाला मुक्का मार के हटा देगा, वो भी हटवा लेते हैं कई बार, आपको भी हटवाना हो तो मुझे बता देना। तो नेजल सेप्टा क्या चीज, नेजल सेप्टा होता है, क्या होता है लल्लू, नेजल सेप्टा, ठीक है। चलो भाई अंदर चले हम लोग, नाक के अंदर, नाक के अंदर नहीं मतलब नाक में घुस गए हम लोग, ठीक है। अब क्या होता है अंदर, अब नेजल पैसेज होता है, तो थोड़ा सा इसको अपन डायग्राम व्यू में देखते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा इसका डायग्राम भी देखते हैं। एक मिनट रुकना, मैं लगा रहा हूं डायग्राम आप सभी के लिए। सांसों को सांसों में उतरने दो जरा, ओके, या ये देखो भाई साहब, ये नाक है, यहां से हमने सांस ली, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, सांसें अंदर गई, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। अब जो एक बात तुम देखना, ये तो देखो नोज है, फिर से दिखा देता हूं मैं, ये नोज है, ये बगल में मुर्दे का चित्र है, ये असली इंसान का है, ये नेजल कैविटी है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, अंदर यहां से घुसेगी नाक। अच्छा, ये मैंने बताया नहीं, अंदर यहाँ ऑल फैक्ट्री मेम्ब्रेन होती है नाक में ना, ऑल फैक्ट्री मेम्ब्रेन, कौन सी फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री मेम्ब्रेन, जिससे हमें पता पड़ता है कि कैसी खुशबू आ रही है ना, ऑल फैक्ट्री, स्निडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसको, स्निडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक। ओके, इंटरनल मेटस की जरूरत करनी है। अब देखो जरा, अब नाक के बाद यहां पर आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स 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 फेरिंग्स, ये देखो, देखा ना, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, देखा है, देखो नेजो, ओरो और लैरिंजोफेरिंग्स, ये एक्चुअली फेरिंग्स के 3 पोर्शन होते हैं। क्या होता है ये फेरिंग्स, ये फेरिंग्स होता क्या है, देखो हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, मुंह से खाते हो ना, नाक से तो नहीं खाते, ऐसा तो नहीं है चावल लिए
चावल चला, ऐसा नहीं करते, करते नाक से हम लोग खाना खाते हैं, पता ही होगा तुम्हें। अरे नाक से खाना खाते हो कि मुंह से खाते हो, निकालते का सबसे पता है ना। नहीं तो ये भी नहीं पता कहां से खाते कहां से निकालते, क्या कर रहे हैं तो फिर जिंदगी में। तो नाक से हम लोग खाना खा लेते हैं, सॉरी मुंह से खाना खा लेते हैं, नाक से मैं भी खाने लगा। तो मान के चलो ये हमारी नाक है, ये हमारी नाक है, थोड़ा समझना बात, ये हमारी नाक है और ये मुंह है। ये डायग्राम तुम्हें ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ये दाढ़ी है, बड़ी हो गई है, लॉकडाउन चल रहा है। ये मुंह है, ये नाक है, ठीक है। तो नाक से क्या जाती है? हवा, हवा हूं बसंती हवा हूं। मुंह से क्या जाता है? खाना, ठीक है। और जो कॉमन चैम्बर में जाके खुलता है, उस चैम्बर को, ये जो कॉमन जगह पे जाके खुलता है, उसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं भाई साहब? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, ठीक है। नाक से जाने वाली हवा और मुंह से जाने वाला खाना, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। और इसके बीच में जो पार्टीशन होता है, इसको हम बोलते हैं पैलेट। एक काम करो, अपने जीभ से ऐसे ऊपर छुओ, ऊपर, मजा आ रहा होगा। आगे हार्ड है, पीछे थोड़ा सॉफ्ट है ना, पीछे तक जीभ ले आओगे तो ये पैलेट है, जिससे तुम छू रहे हो वो पैलेट है। क्या है वो? पैलेट। अरे बोला यार, क्या है वो? पैलेट। आगे से कैसा? हार्ड, पीछे से कैसा? सॉफ्ट। और ये लटका हुआ रहता है पैलेट। वो तुमने ऐड देखा ना, विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो, उसमें ऐसे लटका हुआ सा आता है, इसको बोलते हैं युवला। युवला, उलाला उलाला, क्या बोलते हैं इसको? युवला। क्या बोलते हैं? युवला। अब याद रखना, तुम अगर नाक से हवा लेते हो और मुंह से खाना लेते हो, जाता है एक ही जगह पे, और वो जगह कौन सी है? फेरिंग्स। कौन सी है वो जगह? फेरिंग्स। कौन सी है लल्लू? फेरिंग्स, ठीक है। तो दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, एक मिनट में लाइट बंद कर देता हूं। हाँ तो भाई, तो इसको कहते हैं हम लोग फेरिंग्स, ठीक है। पिछली स्लाइड्स भी हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे, शायद दिखा नहीं होगा क्लियर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। तो अब नाक से जाने वाली हवा और मुंह से जाने वाला खाना, ये दोनों आगे एक ही जगह पे आके मिलते हैं, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं लल्ला? बोलो बेटा, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। और नीचे से सरस्वती आ रही होती है, मतलब नीचे से आवाज आ रही होती है यहां से, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फेरिंग्स वो संगम है जहां से नाक से आने वाली गंगा, मुंह से आने वाली जमुना और गर्दन से निकलने वाली सरस्वती का मिलाप होता है। तो उस पतित पावन संगम स्थली को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, ठीक। अभी जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स, फेरिंग्स। अच्छा एक चीज और, ये जो युवला, युवला क्या चीज? उलाला नहीं, युवला। ये जो युवला है, युवला, ये युवला नहीं दिख रहा तुम्हें? युवला नहीं दिख रहा तुम्हें? ये जो युवला है, इसी की वजह से हम कुछ खाते हैं तो वो नाक से नहीं निकलता। अदरवाइज तो सोचो, यहां से खाना खाएं और वो यहां से भी तो निकल सकता है, तो वो इसको रोक लेता है। लेकिन कभी कभी हम लोग कपिल शर्मा विद कॉमेडी शो देख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं और अपने जज्बातों पे काबू नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? जज्बातों पे काबू। तो हमने खाना खाया, जज्बात काबू नहीं, तो नाक से निकल पड़ता थोड़ा बहुत, फिर हम बटोरते हैं, कोई देख ना ले फिर खा लेते हैं वो। कभी कभी होता है, ज्यादा हंस वस दें हम लोग,
खाना खाते समय, तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आराम से खाना खाना चाहिए, आराम से पानी पीना चाहिए, नहीं वो नाक से भी निकल सकता है, अदरवाइज है तो गया तो यही है। और जो बड़े लोग होते हैं उनमें युबला ना ऐसे हो जाता है, उनमें युबला ऐसा हो जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा उसमें, ठीक है ना, कुछ हो नहीं रहा उसमें, युबला में जान नहीं होती, क्योंकि उम्र बढ़ते बढ़ते इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। तो जो बड़े लोग होते हैं उनमें युबला कम थिक होता है, तो जब उन लोग सोते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं सोते समय, तो ये युबला हिलता है, तो उससे खर्राटे आते हैं, ऐसे खर्राटे आते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता। लोग कहते तू खर्राटे सो रहा था, कहते मैं खर्राटे नहीं मारता, लेकिन वो खर्राटे ले रहा होता है। उम्र की बात है ना, उम्र का तक आ जाएगी, सबके साथ होता है। अब जो ये फेरिंग्स है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। आगे वाला पोर्शन कहलाता है ट्रैकिया। क्या किया? ट्रैकिया। क्या किया? ट्रैकिया। किसने किया? ट्रैकिया। काय को किया? ट्रैकिया। तो आगे वाला पोर्शन कहलाता है ट्रैकिया, यानी कि विंड पाइप। विंड पाइप। कौन सा पाइप? विंड पाइप। कौन सा पाइप? सुन नहीं रहा यार, तो विंड पाइप। और पीछे वाला, मतलब यहां से दो ट्यूब बट गई, पीछे वाला पाइप होता है फूड पाइप। कौन सा पाइप? फूड पाइप। कौन सा पाइप? फूड पाइप, या फिर ईसोफेगस। अमेरिकन इंग्लिश में ई से शुरू करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में ओ से स्पेलिंग होती है। इंग्लिश का कोई वो नहीं है धर्म, कहीं से भी शुरू हो जाता है, अपनी इंडियन इंग्लिश है, ठीक है, कहीं कुछ भी लिख दो। तो फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस और विंड पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया। क्या किया? कब किया? कैसे किया? ट्रैकिया, विंड पाइप। समझ में आई लल्लू? ओके। अब थोड़ा इस ट्रैकिया को डिटेल में देख लेते हैं, इस ट्रैकिया को, है ना, विंड पाइप जिसमें। अच्छा एक चीज और, ट्रैकिया में, इसी ट्रैकिया को जब तुम आगे से देखोगे, चलो यहीं से देख लेते हैं, यहां पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको? इपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको? इपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस। देखो, ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। तो इसको ये कवर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो होता क्या है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना को तो नहीं पता इधर जाना है कि इधर जाना है, तो कहीं भी जा सकती है भाई। रोटी पे तुम बोलते ए बेटा रोटी पीछे ही जाना, आगे मत जाना। रोटी को तुम ऐसे बोलते ए रोटी पीछे ही जाना, ऐश आगे चली गई रोटी, यहां आ गई तो जगह ब्लॉक हो जाएगी ना। और अगर ये जगह ब्लॉक हो गई, अगर ये जगह ब्लॉक हो गई, मान लो यहां रोटी फंस गई तुम्हारी, तो सांस ही नहीं ले पाओगे, मर जाओगे। कोई भी इंसान मर सकता है ना। तो होता क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तब अपने आप हमारा ये एपिग्लॉटिस नीचे से आके इसको बंद कर देता है, ऐसे ऐसे उठ के इसको बंद कर देता है ट्रैकिया को, जिससे सिर्फ खाना पीछे जाए, इसमें ना जाए। अच्छा एक काम करो, ट्रैकिया यही होती है, यहां पे छू के देखो, इस जगह को छू के देखो, छू के देखो। अब न थूक निकल के देखो, थूक, ये चीज ऊपर जाएगी, जा रही है ऊपर, ऐसे छू के देखो, अपना थूक निकलो बस। थूक है, थूक बताऊं क्या होता है, निकाल के दिखाऊं? थूक निकलो। उस समय ये जो विंड पाइप है बंद हो रहा है, इसलिए ये चीज ऊपर जा रही है। इसका मतलब हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। हम कोई चीज निगलते समय, डेग्लूटेशन करते समय, स्वेलिंग करते समय कभी सांस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम स्वेलिंग करते हुए सांस ले लेंगे तो ये वाला पाइप ओपन होना चाहिए ना, पाइप ओपन ही नहीं होता, बंद रहता है। और जरूरी भी है, खाना पीछे जाना चाहिए, पीछे की चीज पीछे जाए, आगे की चीज आगे जाए, ठीक है ना। तो ये सब बातें थी। अब हम लोग देखते हैं ट्रैकिया में क्या रहता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लो। अभी तक हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया है, एक बार अभी तक हमने क्या देखा है। आप लोगों को कुछ नोट करना है या कुछ पूछना हो तो मुझे पहले बताओ यहाँ तक।
कुछ पूछना हो, आगे हम लोग चल रहे हैं अभी बस। तो हमने सबसे पहले देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने सबसे पहले क्या देखा? हाँ, हमने देखा कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन के द्वारा मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में नहीं पहुंच सकता ऑक्सीजन एक सेल से दूसरे सेल तक, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे में? रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं। फिर हमने देखा कि अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के सिस्टम्स होते हैं। तो ये आप नोट कर लेना, वैसे इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से पूरे नोट्स डाउनलोड कर लेना और उसको भी आप देख सकते हो। फिर हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस कैसी होनी चाहिए, उसमें मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है ना। और ये सारी खासियत हमने देखी थी। ब्लड वेसल्स की सप्लाई होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मछलियों वगैरह को जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, क्योंकि उनके पानी में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होती है, और जबकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो हम लोग कम सांसें लेते हैं, ठीक है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट कम होती है। फिर हमने देखा कि लार्ज एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी साइज काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए उनमें डिफ्यूजन इनसफिशिएंट प्रोसेस होता है, ओके। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी हम लोग देख रहे हैं, तो हमने ये देख लिया कि नाक जो होती है उससे नेज़ल चैम्बर्स में एयर जाती है। फिर नेज़ल चैम्बर्स में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं ना, मैंने बताया ना स्नीडेरियन रिसेप्टर्स, तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। नाक में रिसेप्टर होते हैं, तो ये बताते हैं कि किस तरह की सांस है, ये बदबू है कि खुशबू है, सब यही बताते हैं। नाक में यहाँ होते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, म्यूकस के साथ साथ ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं। और नाक से सांस लेना बढ़िया है, मुंह से लोगे तो थूक वूक सूख जाएगा, नाक से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नाक से बढ़िया शुद्ध हवा जाएगी, शुद्ध। जो उसमें फाइन हेयर्स और म्यूकस होते हैं, फाइन हेयर और क्या होते हैं उसमें? म्यूकस होते हैं, जो नाक में वो डस्ट के पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखा अपन ने कि नेजल पैसेज जो है फेरिंग्स में खुलता है। किसमें? फेरिंग्स। किसमें? फेरिंग्स। तो पता ना, फेरिंग्स वो कॉमन वो है संगम, जहाँ से नाक से आने वाली गंगा, मुंह से आने वाली जमुना और गर्दन से आने वाली सरस्वती का मिलाप होता है, तो उसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं, अब हमें ट्रैकिया पे आए थे हम लोग, तो अब हमें ट्रैकिया से देखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है।